आज के इस वीडियो में हम 3D कैमरा, जो आफ्टर इफेक्ट्स का सबसे क्रेजी टूल है, उसे बहुत डिटेल में समझेंगे। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आपने इस ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ लिया तो 3D लेयर्स से रिलेटेड किसी भी टाइप की एडिटिंग आप आराम से कर पाएंगे, स्पेशली डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और कॉम्प्लेक्स एडिटिंग जिसमें बहुत सारी लेयर्स यूज होती हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो अभी आपने जो देखा उसमें बहुत सारी लेयर्स यूज होने वाली हैं। इस वीडियो में हम 3D कैमरा के और भी कई फीचर्स समझेंगे, जैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्थ ऑफ फील्ड और एपर्चर। और मैं आपको एकदम इजी तरीका बताऊंगा 3D कैमरा को एनिमेट करने का, जिससे आप बहुत सारी अमेजिंग विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना, मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करूंगा। तो चलिए आफ्टर इफेक्ट्स शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं अपना आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इस प्रोजेक्ट में यूज होने वाले सभी एसेट्स इंपोर्ट कर लिए हैं और मैंने इन्हें प्रॉपरली फोल्डर्स के हिसाब से अरेंज भी कर दिया है, ताकि हमें आगे काम करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये सभी एसेट्स और प्रोजेक्ट फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए सबसे पहले एक लैंडस्केप कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। अब यहां पर मैंने एक कंपोजिशन क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड को टाइमलाइन में इंपोर्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड वाली इमेज काफी बड़ी है, तो सबसे पहले हम इसे रोटेट करेंगे और फिर स्केल की मदद से थोड़ा छोटा कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, इसे कंपोजिशन की साइज से थोड़ा बड़ा ही रखना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम प्रॉपर एसेट्स की प्लेसिंग कर लेते हैं, मतलब इन सभी एसेट्स को अपने इस बैकग्राउंड पर सही तरीके से अरेंज करेंगे। तो मैंने इस पूरे विजुअल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये चारों ग्रुप्स इस बैकग्राउंड के चारों कॉर्नर्स पर होंगे और बीच में एक बड़ा पेपर वाला एसेट रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस बीच वाले पेपर को बैकग्राउंड पर प्रॉपरली अरेंज कर लेता हूं। अब जैसे ही हम इस बीच वाले पेपर को अरेंज कर लेंगे, उसके बाद हम कॉर्नर पर प्रॉपर एसेट्स एंड फ्रेम्स का एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। इन फ्रेम्स के अंदर हम बाद में अपनी इमेजेस प्लेस कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको एक साइड के फ्रेम्स कैसे अरेंज कर रहा हूं वो दिखा देता हूं। मैं सिंपली फ्रेम के एसेट्स को टाइमलाइन में इंपोर्ट कर रहा हूं और फिर उनकी स्केल को छोटा बड़ा करके उन्हें एक कॉर्नर में प्रॉपरली अरेंज कर रहा हूं। इसी तरह हम बाकी सारे एसेट्स को भी सभी कॉर्नर्स पर अरेंज कर लेंगे। अब यह पूरी तरह आपकी विजुअलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आप इन एसेट्स को किस तरह अरेंज करते हैं। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही आपके कॉर्नर के सभी फ्रेम्स की अरेंजमेंट हो जाए तो उन सभी लेयर्स के कलर चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स यूज होने वाली हैं और बाद में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले से ही उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेना बेहतर रहता है। तो चलिए अब मैं इसी तरह बाकी सभी कॉर्नर के फ्रेम्स और एसेट्स को अरेंज कर लेता हूं। हमारे सभी कॉर्नर के फ्रेम्स अरेंज हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ और एसेट्स इंपोर्ट करेंगे, जिनमें कोई इमेज प्लेस नहीं होगी, लेकिन ये एसेट्स हमारी वीडियो को और भी विजुअली अट्रैक्टिव बना देंगे। जैसे कि ये पुराना न्यूज़पेपर वाला एलिमेंट, ये हमारी इस वीडियो को एक एस्थेटिक फील देता है। ऐसे ही और भी कुछ एलिमेंट्स आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। और हाँ, इन्हें भी हम उसी तरह प्लेस करेंगे जैसे हमने फ्रेम्स को प्लेस किया था। अब हमने इन सभी एसेट्स को प्लेस कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड का कलर काफी लाइट है, जिसकी वजह से हमारे फ्रेम्स ठीक से विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो मैं बैकग्राउंड पर लुमेट्री कलर अप्लाई करूंगा और उसे थोड़ा डार्क कर दूंगा, ताकि सब कुछ क्लियरली दिखाई दे। और बहुत जल्द मैं लुमेट्री कलर पर एक फुल डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आने वाला हूं। तो अब यहां हमारा बैकग्राउंड और हमारे फ्रेम्स के बीच अच्छा डिफरेंस नजर आ रहा है। अब हम अपने लास्ट एसेट्स को यूज करेंगे, जो कि ये रेड लाइंस हैं।
सबसे पहले हम इन रेड लाइंस की लेयर को सभी फ्रेम्स और मिडल पेपर के नीचे प्लेस करेंगे, ताकि हमें ऐसा लगे कि ये सारी लाइंस पेपर के पीछे से कनेक्ट हो रही हैं। फिर हम सिंपली इन लाइंस को फ्रेम्स के साथ अरेंज करेंगे। उसके बाद इन्हें डुप्लीकेट करके बाकी फ्रेम्स के साथ भी कनेक्ट कर देंगे। चाहें तो आप इन लाइंस को मास्क करके छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, स्केल से छोटा मत कीजिए, वरना उनकी थिकनेस भी कम हो जाएगी। तो अब हमारी सभी लाइंस प्रॉपरली प्लेस हो चुकी हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी लेयर्स को अलग अलग कलर्स में अरेंज किया है। आप भी ऐसा ही कीजिए, इससे कंफ्यूजन काफी कम होता है। अब हम इन सभी एसेट्स को प्री कंपोज करेंगे, क्योंकि हमें इनके अंदर इमेजेस प्लेस करनी है। तो सिंपली मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट करके प्री कंपोज करूंगा। और ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है लीव ऑल एट्रीब्यूट्स इन कॉम्पोजिशन वाला। इसी तरह हम अपने सभी एसेट्स को प्री कंपोज कर देंगे। तो फाइनली हमारे सभी एसेट्स प्री कंपोज हो चुके हैं। अब हम हर एक कॉम्पोजिशन के अंदर जाकर अपनी इमेजेस प्लेस करेंगे। और हां, आप जब चाहें इन इमेजेस को चेंज करके कोई भी दूसरी इमेज भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हमारे मिडिल पेपर वाले प्री कॉम्प को डबल क्लिक करूंगा और हम उसके अंदर आ जाएंगे। अब यहां पर हम इंडिया के मैप की इमेज ऐड करेंगे। मैं इस इमेज को थोड़ा स्केल और मास्क करके प्रॉपर्ली अरेंज कर रहा हूं और इसे इस पेपर पे प्लेस कर दूंगा। जैसे ही हम वापस मेन कंपोजिशन में आएंगे, आपको मिडिल पेपर पर इंडिया का मैप दिखाई देगा। इसी तरह हम बाकी सभी फ्रेम वाले एसेट्स के अंदर भी अपनी इमेजेस ऐड कर देंगे। अब जैसा कि ये इमेज ऐड करने का प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ेगा और ध्यान से सभी इमेजेस को प्री कॉम्प्स के अंदर प्लेस करना होगा। लेकिन जैसे ही सारी इमेजेस प्रॉपर्ली प्लेस हो जाएंगी, आपको एंड रिजल्ट काफी सेटिस्फाइंग लगेगा। और इसके बाद हमारी मेन प्रोसेस शुरू होगी, जो है 3D कैमरा। तो चलिए सबसे पहले इन सभी इमेजेस को उनके फ्रेम्स के अंदर प्लेस कर लेते हैं। फाइनली हमारी सारी इमेजेस प्लेस हो चुकी हैं। अब उन सभी प्री कॉम्प्स पर हम ड्रॉप शैडो लगा देंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि शैडो की वजह से हमारे फ्रेम्स में थोड़ी और डेप्थ आए। तो मैं अपने हिसाब से लगभग सभी फ्रेम्स को शैडो दे रहा हूं। आप सिंपल एक फ्रेम पर ड्रॉप शैडो लगा लीजिए, फिर उसे कॉपी कर लीजिए। इसके बाद बाकी सभी लेयर्स पर मैन्युअली पेस्ट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, अगर आप सभी लेयर्स को एक साथ सिलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। आपको एक एक लेयर पर मैन्युअली पेस्ट करना होगा, जैसे कि यहां मैं कर रहा हूं। अब जैसे ही हमारे ड्रॉप शैडो सभी लेयर्स पर अप्लाई हो जाएंगे, उसके बाद हम इनमें से कुछ एसेट्स को एनिमेट करेंगे। जैसे कि ये CD, मैं इसके प्री कॉम्प के अंदर जाऊंगा। सबसे पहले इसके एंकर पॉइंट को प्रॉपर्ली CD के बीच में सेट कर दूंगा। आपको सिंपली Y प्रेस करना है, जिससे आप एंकर पॉइंट को मूव कर सकते हैं। जैसे ही आप एंकर पॉइंट को प्रॉपर्ली अरेंज कर लेंगे, उसके बाद V प्रेस कर दीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन टूल फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसके रोटेशन पर एक की फ्रेम लगाऊंगा और आखिर में जाकर इसकी रोटेशन को बढ़ा दूंगा, जिससे हमारी CD रोटेट करने लगेगी। जब हम वापस मेन कॉम्पोजिशन में आएंगे, तो आपको CD रोटेट होती दिखाई देगी। इसी तरह हम कुछ और एसेट्स को भी थोड़ा बहुत एनिमेट करेंगे, ताकि हमारी वीडियो में मूवमेंट आए और वो और ज्यादा विजुअली अपीलिंग लगे। अब जैसे कि हम इस वाली इमेज को एनिमेट करेंगे, तो हम इन दोनों लेयर्स को हम एक बार और प्री कंपोज करेंगे, ताकि हमें एक ही सिंगल लेयर मिल जाए। उसके बाद हम उसे आसानी से एनिमेट कर सकते हैं। इसे एनिमेट करने के लिए भी मैं सिंपली इसका एंकर पॉइंट इसके ऊपर वाले रेड पिन पर सेट कर दूंगा। फिर रोटेशन पर की फ्रेम लगाकर इसे एनिमेट कर दूंगा। मुझे इस इमेज को कंटिन्यूअसली मूव कराना है, तो मैं इसके की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जिससे इसकी मूवमेंट कंटिन्यू होती रहे। अब यहां पर मैंने इतने की फ्रेम्स ऐड कर लिए हैं। अब हम इन सभी की फ्रेम्स को टाइमलाइन पर प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। इसके लिए आप ऑल्ट प्रेस करके
माउस से लास्ट की फ्रेम को ड्रैग कीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपके सभी की फ्रेम्स इक्वली अरेंज हो जाएंगे और आपका एनिमेशन भी काफी स्मूथ हो जाएगा। जैसे ही हम वापस मेन कंपोजिशन में आएंगे, तो ये फ्रेम भी अच्छे से एनिमेट हो चुका होगा। इसी तरह हम कुछ और एसेट्स को भी एनिमेट कर देंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम अपनी बैकग्राउंड लेयर का नाम चेंज करेंगे। मैं सिंपली इस लेयर का नाम बीजी रख रहा हूं। अब बैकग्राउंड लेयर के ऊपर जितनी भी लेयर्स हमने बनाई हैं, उन सभी को मैं इस बीजी लेयर के साथ पेरेंट कर दूंगा। इसके लिए सभी लेयर्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर पेरेंट एंड लिंक में जाकर बीजी लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये सभी लेयर्स बीजी लेयर के ऑर्डर्स फॉलो करेंगी। मतलब जैसे ही हम बीजी की स्केल कम या ज्यादा करेंगे, ऊपर की सारी लेयर्स भी ऑटोमेटिकली स्केल होंगी, क्योंकि वो बीजी लेयर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बैकग्राउंड को कंपोजिशन की साइज से थोड़ा बड़ा रखने के लिए कहा था। अब सिंपली हम अपनी बीजी वाली लेयर को छोड़कर बाकी सारी लेयर्स को हाइड करेंगे। इसके लिए आपको बाकी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और उनका हाइड वाला आइकॉन ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऊपर वाला मेन हाइड आइकॉन ऑन करेंगे, आपकी सारी सिलेक्टेड लेयर्स हाइड हो जाएंगी। आप इसे कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जब भी जरूरत हो। अब यहां पर मैं एक न्यू लैंडस्केप कॉम्पोजिशन क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें हम अपनी 3D एनिमेशन बनाएंगे। अब इसके बाद अभी तक हमने जो भी फ्रेम्स और एसेट्स जिस कॉम्पोजिशन में लगाए थे, उसे इस नई कॉम्पोजिशन में लाएंगे। इसके लिए सिंपली उस कॉम्पोजिशन पर राइट क्लिक कीजिए और रिवील कॉम्पोजिशन इन प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब वो कॉम्पोजिशन आपको प्रोजेक्ट पैनल में दिखाई देगी। फिर उसे सिंपली ड्रैग करके अपनी नई कॉम्पोजिशन के अंदर ले आइए। अब जैसे ही हम इस कॉम्पोजिशन की लेयर को टाइमलाइन पर ऐड करेंगे, उसका 3D आइकॉन ऑन कर देना है। अब फाइनली हमारी 3D कैमरा की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम एक 3D कैमरा ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास दो टाइप के कैमरास होते हैं, 1 नोड कैमरा और 2 नोड कैमरा। हम यहां 2 नोड कैमरा सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्रीसेट को 35 मिलीमीटर पर रखेंगे। ध्यान रखिए, डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करना है और लॉक टू जूम को भी ऑन कर देना है। अब सिंपली ओके दबा दीजिए। अब यहां पर सबसे पहले हम एक व्यू से दो व्यूज पर स्विच करेंगे। अब यहां आपको आपका कैमरा टॉप एंगल से दिखाई देगा। अब सिंपली हम अपनी इस लेयर को एक्सिस में पीछे की तरफ मूव करेंगे और फिर इस लेयर को स्केल से थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब हम अपने कैमरा को एनिमेट करेंगे। सबसे पहले पोजीशन पर की फ्रेम लगाएंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर और उसके बाद ओरिएंटेशन पर भी की फ्रेम लगा देंगे। अब सिंपली यू प्रेस का प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी की फ्रेम्स दिखाई दे जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाता हूं। इस डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, फिर कैमरा ऑप्शंस में चले जाइए। यहां पर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकस डिस्टेंस और एपर्चर। अब एपर्चर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप एपर्चर को बढ़ाते हैं, वैसे ही बैकग्राउंड की ब्लरीनेस भी इंक्रीज होने लगती है। अब यहां पर हम समझते हैं कि फोकस डिस्टेंस क्या होता है। हमने अभी 1 व्यू से 2 व्यूज पर स्विच किया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ही मैं फोकस डिस्टेंस को बढ़ाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन आगे की तरफ जा रही है। यही आपका एग्जैक्ट फोकस पॉइंट है। अगर आपने कभी रियल कैमरा यूज किया होगा, तो उसमें भी जब आप लेंस को घुमाते हैं, तो आप अपना फोकस मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। यह कैमरा भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है। तो हम फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट करके अपनी जरूरत के हिसाब से ब्लरीनेस ऐड करेंगे। इसके लिए मैं सिंपली फोकस डिस्टेंस पर भी एक की फ्रेम लगा रहा हूं। अब यहां पर हम समझेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और पोजीशन क्या होती है। इन दोनों चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं टॉप एंगल से लेफ्ट एंगल पर स्विच कर रहा हूं। अब यहां जैसे ही मैं पोजीशन की लास्ट वाली वैल्यूज को मूव करता हूं, हमारा कैमरा आगे या पीछे जाता है। लेकिन अगर यही चीज हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ करें, तो कैमरा के बीच में जो लाइन है वो आगे पीछे मूव करती है। अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे ही मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बीच वाली वैल्यू को मूव करता हूं, तो कैमरा का फ्रंट पार्ट मूव करता है, कैमरा अपनी जगह से मूव नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज हम पोजीशन की मिडिल वैल्यू के साथ करें, तो हमारा पूरा कैमरा मूव करता है।
जबकि उसका फ्रंट पार्ट वहीं रहता है। इसी तरह फर्स्ट वैल्यूज के साथ भी दोनों में सिमिलर बिहेवियर होता है। ये चीज आपको प्रैक्टिस करने पर और अच्छे से समझ आएगी। अब हम फिर से टॉप एंगल पर स्विच करते हैं। अब यहां पर मैं अपने कैमरा को आगे मूव करके एक कॉर्नर पर सेट करूंगा, लेकिन यहां आप एक्टिव कैमरा में देख सकते हैं कि इमेज थोड़ी ब्लर हो रही है। तो सिंपली आपको फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट कर लेना है ताकि इमेज फिर से प्रॉपरली फोकस में आ जाए। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें ऊपर के सारे फ्रेम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे उन्हें दिखाना है, तो इसके लिए हम टॉप एंगल से लेफ्ट एंगल पर स्विच कर सकते हैं। वहां आपको ऊपर वाला एरो भी दिखाई देगा, जिससे आप कैमरा को ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसे टॉप एंगल में ही रखेंगे। और मैं आपको एक सिंपल और इजी ट्रिक बताता हूं, जिससे आप टॉप एंगल में रहते हुए भी कैमरा को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बिना वैल्यूज को मैन्युअली चेंज किए। सिंपली कैमरा को सिलेक्ट कीजिए और सी प्रेस कीजिए। पहला टूल आएगा, इससे आप कैमरा को राइट, लेफ्ट, अप या डाउन मूव कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहीं रहेगा। अब फिर से सी प्रेस कीजिए, दूसरा टूल मिलेगा। इससे आप कैमरा और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को एक साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन केवल अप, डाउन और राइट, लेफ्ट में। और अगर आप एक बार और सी प्रेस करेंगे तो तीसरा टूल मिलेगा, जो कैमरा को दूर या पास मूव करने के लिए होता है। ये तीनों टूल्स आपको ऊपर टूल बार में भी दिखाई देते हैं, आप वहां से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सी प्रेस करने से आपका टाइम बचता है और यूज करना भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एकदम प्रो लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने कैमरा को एनिमेट करना शुरू करते हैं। अब यहां पर मैं सी प्रेस करके दूसरा वाला टूल यूज कर रहा हूं, जिससे मैं अपने कैमरा और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को एक साथ मूव कर सकता हूं। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर आप इसे ऐसे ही ड्रैग करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करके ऊपर मूव करेंगे तो ये परफेक्टली स्ट्रेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब भी आपको एग्जैक्ट स्ट्रेट मूवमेंट चाहिए, तब शिफ्ट जरूर यूज कीजिए। अब यहां पर मैं आपको एक साइड का पूरा एनिमेशन क्रिएट करके दिखाता हूं। सिंपली हम इस कैमरा को थोड़ा क्लोजअप में लेकर जाएंगे और उसका फोकस एडजस्ट करेंगे। साथ ही अपने कैमरा को उसी एरिया में प्रॉपरली अरेंज करेंगे जहां से हमें उसे एनिमेट करना है। जैसे ही हमारा कैमरा सेट हो जाएगा, हम टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाएंगे और फिर अपने कैमरा को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 और की फ्रेम्स ऐड हो चुके हैं। अब सिंपली हम फिर से पीछे की तरफ जाएंगे और अपनी ओरिएंटेशन को भी एनिमेट करेंगे। फिर टाइमलाइन में आगे आएंगे और यहां पर भी ओरिएंटेशन में बदलाव करेंगे। इस तरह हमें कुछ इस प्रकार का एनिमेशन देखने को मिलेगा। इसी तरह हम अलग अलग डायरेक्शंस में अपने विजुअल्स के हिसाब से कैमरा एनिमेशन बनाते रहेंगे। अब मैं इस कैमरा को थोड़ा और अच्छे से एनिमेट कर दूंगा। पोजीशन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फोकस डिस्टेंस और ओरिएंटेशन, इन सभी को एडजस्ट करके मैं पूरा एनिमेशन तैयार करूंगा। अब यहां पर हमारा एक सीन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस कैमरा लेयर को डुप्लीकेट करेंगे। अब मैं इस कैमरा लेयर को ट्रिम करूंगा। लेयर को ट्रिम करने के लिए अगर आपको इसे लेफ्ट साइड से ट्रिम करना है तो सिंपली ऑल्ट प्लस लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कीजिए, और अगर आपको इसे राइट साइड से ट्रिम करना है तो ऑल्ट प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस कीजिए। इससे आपकी लेयर करंट टाइम इंडिकेटर के हिसाब से तुरंत ट्रिम हो जाएगी। फिर यू प्रेस करेंगे ताकि सारे की फ्रेम्स दिख जाएं और प्रीवियस की फ्रेम्स को डिलीट करके एक नया सीन बनाएंगे। जैसे हमने पहला सीन क्रिएट किया था, बिल्कुल वैसे ही। अब ऑनेस्टली बोलूं तो ये पूरा एनिमेशन प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इसमें आपको अपनी थिंकिंग और क्रिएटिविटी से कैमरा को एनिमेट करना पड़ता है। आप इसे बहुत सारे डिफरेंट एंगल से एनिमेट कर सकते हो, तो डेफिनेटली अलग अलग एंगल्स ट्राई करना। जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज्यादा मजा आएगा इस 3D कैमरा टूल को यूज करने में। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, अगर आपने आज जो भी सीखा है उसे रिपीटेडली प्रैक्टिस किया, तो आप 3D लेयर्स और 3D कैमरा से रिलेटेड कोई भी एनिमेशन आसानी से बना पाओगे। इस चैनल पर आगे भी बहुत सारे विजुअल एनिमेशन रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, जो आपके कंटेंट को एक नया सिनेमैटिक लुक देंगे। तो अब मैं इस एनिमेशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूं, फिर हम सारे एनिमेशंस को प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे। अब फाइनली
यहां पर हमारी सारी एनिमेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब बस हमें इन सभी कैमरा सीन्स को आगे पीछे अरेंज करना है ताकि हमारी वीडियो के अंदर एक स्मूथ और सिनेमैटिक फ्लो आए। जब सारे सीन्स प्रॉपर्ली सीक्वेंस में सेट हो जाएंगे तो आपकी पूरी वीडियो एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक लुक देने लगेगी। और यही होता है 3D कैमरा एनिमेशन का असली मैजिक। अब आप भी डिफरेंट सीन्स क्रिएट करके उन्हें क्रिएटिवली अरेंज कीजिए और अपने कंटेंट को एक नेक्स्ट लेवल विजुअल फील दीजिए। और हाँ, इस वीडियो में मैंने 2 और चीजें ऐड की हैं। सबसे पहले ये इंडिया वाला टेक्स्ट, इसे आप सिंपली टेक्स्ट टूल से ऐड करके इजीली क्रिएट कर सकते हो। और दूसरी चीज ये डस्ट ओवरले, इसे मैंने बस ऊपर प्लेस किया है। ये डस्ट ओवरले मैं डिस्क्रिप्शन के एसेट्स फोल्डर में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप भी एग्जैक्टली सेम फील क्रिएट कर सको। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अगर इस वीडियो से आपको रियल वैल्यू मिल रही है तो मैं ऐसे और भी अमेजिंग विजुअल्स और सिनेमैटिक एनिमेशंस वाली वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो हमारी ये वाली ट्यूटोरियल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी एसेट्स और प्रोजेक्ट फाइल की ZP प्रोवाइड कर दी है ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। और अगर इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर बेझिझक मैसेज करना। और अगर आप ऐसी ही और एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एडिटिंग।